नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 7 की बुक पाठ 3 हमारी बदलती पृथ्वी और जो बिंदु है वो है नदी के कार्य। हम पढ़ेंगे नदी के कार्यों के बारे में। इतने देर हमने जो पढ़ा था वो इसके पृथ्वी के बारे में पढ़ा था कि पृथ्वी किस तरीके से बदलाव है, उसके अंदर किस तरीके से हम पृथ्वी के बारे में हमने जाना था। अब नदी के कार्य। नदी के कार्य क्या होते हैं कि नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। नदी के जल से क्या होता है? नदी जल से दृश्य भूमि, दृश्य का मतलब जो दिखाई देती ऊपरी ऊपर का जो भूभाग है नदी का, उस नदी के दृश्य भूमि का अपरदन होता है, यानी मिट्टी का कटाव होता है। मतलब जब नदी बहती है, जब पानी बहता है तो जो भूमि में जो दिखाई दे रही है, जैसे हम नदी खाली हमें वहां क्या दिखाई देगा? रेत दिखाई देगी। जब नदी का पानी उससे बहता हुआ निकलता है तो उसके साथ में क्या है, कई छोटे छोटे बारीक कण रेत के उसके साथ में बहते हुए जाते हैं। तो जो नदी की जो कार्य है जिसमें नदी जल से दृश्य का अपरदन, दृश्य भूमि का क्या होता है? दृश्य भूमि, दृश्य भूमि का अपरदन होता है। ठीक है, इस तरीके से नदी के कार्य है। और जो नदी जो है खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है। नदी क्या करती है? खड़े ढाल वाली घाटी, जब नदी खड़े ढाल वाली घाटी के अंदर गिर रही है तो वो क्या बना रही है? प्रपात। क्या बना रही है? प्रपात, जिसे कहते हैं जल प्रपात। जल प्रपात, जल प्रपात से अभिप्राय है जिसे कहते हैं झरना। क्या कहते हैं? झरना। झील का निर्माण करते हैं। झरने से किसका निर्माण होता है? झील का निर्माण होता है। इस तरीके से झील निर्मित होती है। और ऊंचा से पानी, जैसे ये ऊंचा है तो वहां से क्या कर रहा है? पानी इस तरीके से गिर रहा है और इस जगह क्या हो रहा है? पानी एकत्रित हो रहा है। यहाँ झील का निर्माण हो रहा है, ये जलप्रपात का निर्माण कर रही है। तो इस तरीके से क्या है कि ऊपर से जो पानी गिरता है जलप्रपात होता है। ठीक है, जिसे झरना भी कहते हैं। और ये झील का निर्माण करती है। नदी क्या करती है? ऊपर से जो पानी गिरता है उसे झील का निर्माण होता है। ठीक है, और दूसरी चीज, नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। नदी क्या करती है? नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। नदियां मैदानी क्षेत्र में, नदियां मैदानी क्षेत्र में प्रवेश नदी क्या करती है? मैदानी क्षेत्र के अंदर ये प्रवेश करती है। जहाँ मैदान समतल भूभाग है तो नदियां प्रवाहित होने लग जाती है। और इसके साथ ही एक अलग झील यानी विसर्प लूप से कट जाते हैं। मतलब ये क्या करती है? मोड़ों के अंदर चलती है। नदी क्या करती है? जैसे नदी सीधी चलती है, इस तरीके से चलती है, इस तरीके से नदी चल रही है। अब यहाँ छोटे छोटे इस तरीके से क्या बना रही है? विसर्प बना रही है। उस ये क्या है? विसर्प बना रही है। और विसर्प जो बना रही है, यहाँ किसका निर्माण होता है? झील का निर्माण होता है। नदी इस तरीके से चल रही है और विसर्प का निर्माण कर रही है और यहाँ झीलों का निर्माण होने लग जाता है। जो इसके विसर्प बनते हैं उन विसर्पों के अंदर किसका निर्माण? क्योंकि पानी जाके ठहर जाएगा एक जगह। अब एक जगह पानी एकत्रित हो जाएगा तो धीरे धीरे वहां एक सुंदर झील अस्तित्व के अंदर आ जाती है। तो इस मोड़ के कारण ही, नदियों के मोड़ के कारण ही किसका निर्माण हो रहा है? झील का निर्माण होता है। इस तरीके से झीलें अस्तित्व के अंदर आती है। और दूसरी चीज कि जो ये झील है विसर्प लूप से कट जाते हैं। विसर्प क्या करते हैं? लूप से कट जाते हैं। इसके बहते हुए जल के आसपास के क्षेत्र क्या कटते हुए जाते हैं, क्योंकि उसके साथ में मिट्टी का क्या हो रहा है? निक्षेपण हो रहा है, अपरदन हो रहा है, जिसके कारण वो विसर्प क्या हो जाते हैं? लूप से कटने लग जाते हैं और तटों से बाहर बहने। कभी कभी क्या होता है कि नदी अपने तट से भी बाहर बहने लग जाती है। जैसे कि ये नदी है इस तरीके से प्रवाहित हो रही। ठीक है, अब ये इसका क्या आ गया? तट। जब इसमें पानी अत्यधिक आएगा तो ये क्या करेगी? आसपास के क्षेत्र में इस तरीके से नदी क्या करने लग जाती है? बहने लग जाती है। तो इसके साथ में क्या होता है? अपरदन होता है।
इनका क्या हो रहा है, अपरदन, मतलब ये विसर्ग से बाहर बहने लग जाती है, कहने मतलब अपने तटों से बाहर बहने लग जाती है। कभी कभी ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती है जब नदी अपने तटों को छोड़ के भी बाहर निकल रही है, मतलब उस समय कैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है, बाढ़ सी स्थितियां उत्पन्न हो रही है। अभी हाल ही के अंदर आसाम के अंदर, बिहार के अंदर क्या है, नदियां उफान पे चल रही है। उफान किस तरीके से, मतलब उनमें इतना पानी आ रहा है जो उसके आकार से, आयतन से भी अधिक पानी आ रहा है। तो आयतन से अधिक अगर पानी आएगा तो क्या होगा, बाहर ही निकलेगा। जैसे ये गिलास है, गिलास के अंदर हम पानी डाल लिए, बराबर भर गया, अब और ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा, इससे बाहर निकलेगा। अब वो बाहर जो पानी निकलेगा तो इससे क्या, इसके आयतन से बाहर निकल रहा है, तो वो क्या है, बाहरी क्षेत्र को क्या कर देगा, जिस जगह ये पड़ा है तो उस क्षेत्र को भी ये क्या कर रहा है, गीला कर रहा है। अब जितना इसके अंदर आ सकता है उतना तो ये अपने पास में समेट रहा है। अब इससे बाहर आएगा तो नदियों में भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है कि वो तटों से बाहर भी कभी कभी बहने लग जाती है, इसे बाढ़ वाली स्थिति कहते हैं। ठीक है, मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। जब बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न होती है, तटों से बाहर जब बहती है नदी तटों से बाहर बहती है, तब नदी तटों से बाहर बहती है, तब क्या स्थिति करती है, तब उस समय निक्षेपण व अपरदन, निक्षेपण व अपरदन होता है। निक्षेपण और अपरदन की स्थितियां उत्पन्न होने लग जाती है, यानी निक्षेपण होने लग जाता है, मिट्टी कट के बहने लग जाती है, और इसके साथ में मिट्टी का बहना अपरदन कहलाता है। ठीक है, अब नदी के उच्चित तटों को तटबंध कहते हैं। जो इसके आसपास की जो नदी है और नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, ये नदी है, ठीक है, ये नदी है आपकी, ये नदी के अंदर ये पानी, अब इसका जो ये क्षेत्र है ये क्या है, इसको तटबंध कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि तटबंधों से भी बाहर पानी अगर बह के जा रहा है तो वो बाढ़ की स्थितियां कहलाएगी। अनेक धाराओं में, और जब ये समुद्र में मिलती है नदी, समुद्र में विलीन होने से पहले नदी क्या करने लग जाती है, अनेक वितरिकाओं के अंदर चली जाती है। नदी है, अब यहाँ समुद्र है, समुद्र में मिलने से पहले इसकी ये क्या हो गई, मैदानी भूभाग है, तो यहाँ पे ये वितरिकाओं के अंदर होने लग जाती है। वितरिका, वितरिका के रूप में ये दिखाई देने लग जाती है। इस तरीके से ये अपने अस्तित्व के अंदर आने लग जाती है, यानी पहुंचते पहुंचते इसका प्रवाह वितरिकाओं के रूप में होने लग जाता है, जिसे वितरिका कहा जाता है। ठीक है, और इसी के साथ में बताया कि प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। प्रत्येक वितरिका क्या करती है, अपने मुहाने का निर्माण करती है। वितरिका अपने मुहाने का निर्माण भी करती है। वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। वितरिका क्या कर रही है, अपने मुहाने का निर्माण कर रही है। प्रत्येक वितरिका अपने अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रहण से डेल्टा का निर्माण होता है। सभी मुहानों के अवसादों से डेल्टा निर्मित होता है। मतलब सभी मुहानों के अवसादों से किसका निर्माण हो रहा है, डेल्टा का निर्माण हो रहा है। मतलब डेल्टा उस जगह बने जाता है, यानी एक जगह पानी जाके क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। और सबसे प्रमुख जो भारत के अंदर जो डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन के डेल्टे के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के क्या कार्य, समुद्री तरंग के कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं। समुद्री तरंग के कार्य। अब देखो,
समुद्री तरंग के जो कार्य है इसमें बताया गया समुद्र तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तत्वीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। मतलब क्या होता है कि समुद्र जो समुद्र है और समुद्र के क्या है कि जो उसकी लहरें आएगी तट से टकराएगी तो वहां निक्षेपण और अपरदन होगा, यानी उसके साथ में मिट्टी क्या करती जाती है आगे से आगे बहती हुई जाती है, समुद्र के अंदर बहती हुई चली जाती है। फिर ये लोरा आया, फिर उसके साथ में मिट्टी बह के चली गई। तो समुद्र तरंग के कारण यानी समुद्री लहरों के कारण अपरदन व निक्षेपण जो तटीय स्थलाकृतियां बनाती है, यानी तट पे स्थलाकृतियां बन जाती है। इस तरीके से पानी टकराएगा तो मिट्टी कट कट के जाएगी, कभी कौन सी आकृति बन रही है कभी कौन सी आकृति बन रही है। अब ऊपर के जो ही इस तरीके से पानी इसके नीचे घुसेगा, मतलब इसके टकराया पहाड़ी के टकरा रहा है, अब कट कट के क्या हो जाएगा ऊपर ये छत का निर्माण कर लेगी और इसके बीच में क्या हो जाएगा स्पेस हो जाएगा। तो इस तरीके से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और इनको समुद्री गुफा भी कहते हैं। इनसे क्या होता है समुद्री गुफा भी कहते हैं। तरंगों से समुद्री गुफा क्या हो रहा है समुद्री गुफा का निर्माण भी होता है, यानी तरंगों से किसका निर्माण हो रहा है समुद्री गुफा का निर्माण भी होने लग जाता है। ठीक है, और इसी के साथ में देखो कि गुफाओं के बड़े हो जाने से यानी अब ये गुफाएं क्या करेंगी पानी टकराएगा और रोजाना उसमें क्या चल रही तरंगे चल रही है, मतलब उसकी लहरें उससे क्या टकराती जा रही है। तो गुफाओं के निर्माण से यानी गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत बसती है। मतलब गुफाओं के अंदर क्या है कि मैंने बताया था कि इस तरीके से ये समुद्र है, अभी समुद्र की ये क्या आ रही है लहरें आ रही, ये लहरें आ रही और इधर ये टकरा रही है, इस वाले इससे ये टकरा रही है, इसके अंदर ये क्या है लहरें अंदर के अंदर प्रवेश कर रही है, लहरें अंदर के अंदर प्रवेश कर रही है और अंदर प्रवेश करने से ये क्या हो गया आसपास के कंदराएं तो टूट गई और ये छत का निर्माण हो जाता है। यहाँ क्या बन जाती है छत बन जाती है, छत का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से गुफाएं बड़ी होंगे और उसका क्या हो जाता है छत का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से छतों का निर्माण होने लग जाता है तरंगों के कारण। तरंगों से किसका निर्माण हो रहा है छत का निर्माण हो रहा है। अब देखो कि जो छत का निर्माण हो रहा है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं और इसको किस नाम से संबोधित किया गया तटीय मेहराब के नाम से भी संबोधित किया गया है। जो गुफाएं बन रही है गुफाओं से छत का निर्माण हो रहा है और छत का निर्माण हो रहा है तो उसे मेहराब के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो गुफाएं ठीक है गुफाओं से किसका निर्माण हो रहा है छत और छत के बाद में किसका निर्माण हो रहा है मेहराब बनते हैं, यानी मेहराब का निर्माण हो रहा है। इस तरीके से मेहराब का निर्माण होने लग जाता है। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है। लगातार अपरदन से क्या होता है छत भी क्या करने लग जाती है टूट जाती है। अपनी छत है इस तरीके से पानी इसके आके घुस रहा है नीचे की तरफ तो क्या होगा उससे टकराएगा और टकराने से एक दिन क्या होगा कि उसके नीचे स्पेस नहीं बिल्कुल भी स्पेस नहीं रह पाएगा और छत भी क्या हो जाएगी धराशायी होने लग जाती है। जिससे दीवार जैसी इन आकृतियों को टेक कहते हैं और दीवार जैसी जो ये आकृतियां होती हैं इनको क्या कहते हैं टेक के नाम से जाना जाता है। दीवार जैसी आकृतियों को टेक के नाम से जाना जाता है। और समुद्री जल के ऊपर लगभग उर्वार्ध उठे हुए हैं और उसे सेलीय तटों को समुद्र भृंग भी कहा जाता है। सेलीय तटों को किस नाम से जाना जाता है भृंगों के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और इस तरीके से क्या है समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण भी करती है। मतलब उसके साथ में अवसाद उसके साथ में मिट्टी आ रही है, मिट्टी आके वहां पे क्या है एकत्रित भी हो रही है, उसके झाग वगैरह जमा हो रहे हैं तो उस झाग वगैरह जमा होने से किसका निर्माण हो रहा है ये किसका निर्माण होता है पुलीन का, यानी समुद्री पुलीन का निर्माण होने लग जाता है। अब हिमनद के कार्य, हिमनद के कौन से कार्य होते हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं। नदी के कार्य हमने अध्ययन कर लिए, अगर समुद्री तरंग के कार्य हमने अध्ययन कर लिए। अब इसके पश्चात में नेक्स्ट बिंदु हमारा होगा हिमनदी के कार्य। हिमनद
हिमनद के कार्य। अब देखो हिमनद के जो कार्य है, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियों की, हिमनद का मतलब क्या बताया गया है, हिमनद मतलब बर्फ की नदियां, ये क्या नाम दिया गया है, बर्फ की नदियों के नाम से संबोधित किया गया है। मतलब ये पहाड़ों से बर्फ पिघल के जो आ रही है उससे किसका निर्माण हो रहा है, नदियों का निर्माण हो रहा है, उसके साथ में बहती हुई आती है। हिमनद अपने नीचे की ओर कठोर चट्टानों में गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को मतलब उसके साथ में पत्थर वगैरह भी बहते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं, गोलास्म का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। और हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। अब पहाड़ों से कोई नदी, जैसे कि इस तरीके से ये मोटे मोटे पहाड़ है, अब यहाँ ये बर्फ वगैरह पिघल रही है, बर्फ वगैरह क्या कर रही है, पिघल रही है। अब इस तरीके से यहाँ से नदी चल रही है बर्फ के पिघलने से, अब ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरेगी तो यहाँ किसका निर्माण हो रहा है, गर्त का निर्माण। और ये गर्त जो है वो किसका निर्माण ले लेते हैं, जो एक जगह पानी एकत्रित हो जाता है और जब उसमें पानी एकत्रित होने के पश्चात बाकी का जो पानी है वो क्या करेगा, इसे बाहर निकल के बहने लग जाएगा, तो इसे झील कहते हैं। और ये सुंदर झील का निर्माण इस तरीके से होता है, गर्त के रूप में किसका निर्माण हो गया, सुंदर झील का निर्माण हो गया, ठीक है। और ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण भी करती है, और ये निक्षेपण आगे जाके किसका निर्माण कर लेते हैं, हिमनद हिमोड़ का निर्माण भी कर लेते हैं। इस तरीके से हिमनद अपने कार्य करती है। और हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करके सुंदर झील का निर्माण करती है। तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है, मतलब इसके साथ में मिट्टी आके बहती रहती है, जिससे क्या निक्षेपित होकर तलछट का निर्माण करके हिमनद मोड़ का निर्माण भी करते हैं। अब पवन के कार्य कौन कौन से हैं, पवन के कार्य। अब देखो पवन के कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं कि पवन जो है रेगिस्तान के अंदर अत्यधिक चलती है। कहाँ चलती है, हवाएं सबसे ज्यादा कहाँ चलती है, रेगिस्तान में। रेगिस्तान के अंदर हवाएं सबसे ज्यादा चलती है। अब रेगिस्तान में जो पवन चलेगी उसके साथ में अपरदन निक्षेपण का प्रमुख कारक है, मतलब पवन के कारण रेगिस्तान में क्या हो रहा है, रेगिस्तान में अपरदन होता है, मिट्टी का अपरदन, और दूसरा निक्षेपण। पवन के कारण रेगिस्तान में अपरदन व निक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा अगर अपरदन व निक्षेपण होता है मिट्टी का, तो कहां पे होता है, रेगिस्तान के अंदर होता है। और सामान्यतः छत्रक-शेल, मतलब इन्हें क्या कहते हैं, छत्रक-शेल। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं। किसके आकार के सेल देख सकते हैं, छत्रक के आकार के, मतलब बड़े बड़े क्या बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं, बालू के टीले का निर्माण हो जाता है। क्योंकि मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पे हवाओं के माध्यम से जाके, जब हवाओं की गति मंद हो जाती है तो वो मिट्टी उसके साथ में धीरे धीरे क्या है कि नीचे की ओर आएगी, और नीचे की ओर आएगी तो किसका निर्माण करेगी, वो टीले का निर्माण कर लेती है, ठीक है। और बालू जो है ये जब बहाव रुकता है, पवन का जब बहाव रुक रहा है तो उससे जो टीले का निर्माण हो रहा है उसे तो बालू टीबा भी उसे कहते हैं। यानी उस क्षेत्र के अंदर उसको किस नाम से जाना जाता है, बालू टीबे। बालू कण जो कैसे होते हैं, महीन एवं हल्के होते हैं। बालू कण कैसे होते हैं, महीन व हल्के होते हैं। हवाओं के साथ में ये क्या करते हैं, बहते हैं और उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। यानी पवन क्या करती है कि अपने साथ में उन कणों को ले जाके एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाके पटक देती है। जहां पे उसकी हवा की गति मंद हो जाती है उसी जगह टीले का निर्माण होने लग जाता है। बालू का कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, मतलब चारों ओर बालू के कण क्या करने लग जाते हैं, फैल जाते हैं, तो इसे लॉयस कहते हैं। इसे क्या नाम दिया गया, जब बालू के कण चारों ओर पूरे क्षेत्र में विस्तृत हो गए तो उसे लॉयस नाम दिया गया। और लॉयस सबसे ज्यादा अगर बनते हैं तो वो कहाँ पे बनते हैं, चीन के अंदर। चीन में सबसे ज्यादा लॉयस बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पूरा पार्ट कंप्लीट है। इसके जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेंगे वो आपको PDF के द्वारा सेंड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।